हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 74 विषय विज्ञान कक्षा 10 हमारी डेट 24 जनवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में जो हमारा पार्ट है आनुवांशिकता एवं जैव विकास, उसी के अंदर आज हम पढ़ेंगे मनुष्य में लिंग निर्धारण। ठीक है, तो देखो जो मनुष्य है, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में क्या होते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। जोड़े मतलब कुल कितने होते हैं, 46 होते हैं। तो इन 23 जोड़ियों में से जो 22 जोड़े होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोसोम काय सूत्र कहलाते हैं। और एक जोड़ा क्या होता है, लिंग गुणसूत्र का होता है, जो व्यक्ति के लिंग का निर्धारण करते हैं। तो जो पुरुष है, पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र की जोड़ी है उसको छोड़कर मानव गुणसूत्रों के सभी जोड़े पूरे होते हैं। तो इन लिंग गुणसूत्रों के लिए महिलाएं क्या होती हैं, असमयुग्मजी होती हैं, क्योंकि उनमें दोनों समान होते हैं। कहने का मतलब जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर जो दोनों पेयर होता है ना, वो क्या होता है, दोनों एक्स एक्स होते हैं। ठीक है, तो दूसरी ओर जो पुरुष होते हैं वो विषम युग्मज होते हैं, मतलब उसमें अलग अलग होते हैं। क्या होता है, एक एक्स होता है, एक वाई होता है। ठीक है, तो जो एक्स के साथ एक क्या होता है, छोटा गुणसूत्र वाई होता है। एक्स वाला बड़ा होता है, वाई वाला छोटा होता है। मतलब एक्स वाई दोनों होते हैं गुणसूत्र किसके अंदर, पुरुष के अंदर। और महिला के अंदर तो क्या होते हैं, दोनों एक्स एक्स होते हैं। तो इससे पता चलता है कि मादा है, मादा केवल एक प्रकार की युग्मक का उत्पादन कर सकती है। अब जो मादा है वो तो क्या करेगी, वो तो उसके पास तो हमेशा एक्स ही उत्पन्न होगा। जबकि जो नर है उसके पास दो प्रकार की युग्मक उत्पन्न कर सकते हैं, एक एक्स और एक वाई। ठीक है, तो युग्मज के निर्माण के दौरान एक बच्चे को हमेशा माँ से एक्स गुणसूत्र प्राप्त होता है ना, तो मतलब माँ की तरफ से हमेशा एक्स ही आएगा। तो अब ये डिपेंड करता है, लड़का लड़की होगा, किस पे डिपेंड करता है, पिता पे। तो लेकिन बच्चे का जो लिंग है पिता से मिले गुणसूत्र से निर्धारित होता है। तो जिस बच्चे को अपने पिता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त होता है तो वो क्या होगी, पुत्री होगी। और उसे अगर वाई गुणसूत्र प्राप्त होता है तो वो पुत्र होगा। ठीक है, तो इस प्रकार एक बच्चे का जो लिंग है केवल पिता द्वारा योगदान किए गए शुक्राणु पर निर्भर करता है, ना कि माँ द्वारा दिए गए अंड पर। ठीक है, ये नहीं, जो नर है, नर अथवा मादा बच्चे होने की संभावना कितनी कितनी होती है, 50-50% होती है। अब यहाँ पे आपको दिया भी होगा मानव में लिंग निर्धारण कैसे है। यहाँ पे एक्स वाई है, एक्स एक्स है, माँ पिता की तरफ से दोनों है हमारे यहाँ पे गुणसूत्र, माता से एक्स एक्स है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स और वाई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, सिर्फ एक्स ही होगा। तो यहाँ से एक्स और वाई कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ अगर एक्स वाई मिल जाता है तो पुत्र के हो गए, और यहाँ से एक्स एक्स मिल जाता है तो क्या हो गए, 50% पुत्री की हो गई। ठीक है, तो ये मानव लिंग में निर्धारण पे उत्तर आपका एक चित्र है समझाने के लिए। अब देखो कुछ रोचक तथ्य है। कुछ सरीसृपों में जिस तापमान पर निषेचित अंड रखे जाते हैं, रेप्टाइल, ठीक है, रेप्टाइल्स जो होते हैं उनके अंदर जो तापमान है ना उस पर उसमें क्या हो जाते हैं, निषेचित अंडे रख जाते हैं। वह ये निर्धारित करता है कि इनमें विकसित होने वाले जानवर नर होंगे या मादा होंगे। अब वो तापमान है उसके हिसाब से होगा कि नर होगा या मादा होगा, रेप्टाइल्स के अंदर, सरीसृपों के अंदर। फिर है कुछ जो जानवर होते हैं जैसे घोंगे, लिंग बदल सकते हैं। ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, अपना लिंग ही बदल सकते हैं। इसलिए ये दर्शाता है कि जो लिंग है हमेशा आनुवांशिक रूप से क्या होता है, निर्धारित नहीं होता है। ठीक है, अगला है पक्षियों में मादा विषम युग्मजी होती है। राइट, पक्षियों में क्या होती है, मादा विषम युग्मजी होती है, अर्थात उनमें ZW गुणसूत्र होते हैं, जबकि नर में Z होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ कीटों में नर में जोड़े की बजाय केवल एक लिंग गुणसूत्र होता है। ठीक है ना। अब देखो ये कुछ क्या है आपके अलग से सिर्फ फैक्ट बता रहे हैं। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। तो पहले 4 प्रश्न करेंगे, फिर फिफ्थ ये क्वेश्चन है, छोटा सा ही है, गेम टाइप है। चलो देखो, पहला आपका प्रश्न है, देखो पहला क्वेश्चन है, हमारे समाज में एक महिला को लड़की को जन्म देने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा रहा है। क्या आप कथन से सहमत होंगे, क्यों और क्यों नहीं। अब कोई भी अगर लड़की होती है तो हम दोषी किसको करार देते हैं, महिला को करार देते हैं। ठीक है, क्या आप इस बात को आप सही मानते हो। देखो अभी अभी हमने पढ़ा था, स्त्री में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जब स्त्री का एक्स गुणसूत्र तथा पुरुष का वाई गुणसूत्र मिलते हैं तो एक्स वाई जो पुत्र है उत्पन्न होता है। तो इसके विपरीत स्त्री का जो एक्स गुणसूत्र है तथा एक्स पुरुष का एक्स गुणसूत्र मिलने पर क्या होती है, पुत्री उत्पन्न होती है। तो अतः उत्पन्न संतान का लिंग निर्धारण पुरुष के गुणसूत्र द्वारा होता ही नहीं है ना। जो फीमेल्स हैं उनको उन वो निर्धारित नहीं कर सकती। जो पुरुष गुण का जो गुणसूत्र होता है उससे निर्धारित होता है कि जो बच्चा है वो क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, तो 50-50% क्या होते हैं, दोनों सूत्र को होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। तो अतः जो पुरुष के गुणसूत्र का एक्स या वाई होने की
ही संतान के लिंग के लिए उत्तरदायी है, ठीक है ना। तो उपरोक्त विवरण में स्पष्ट है कि पुत्रियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को देना सर्वदा हमेशा क्या है, गलत है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। दूसरा प्रश्न है, हम मनुष्य में नर और मादा संतानों की संभावना का निर्धारण कैसे करेंगे? एक क्रॉस की मदद से दिखाएं। कैसे पता लगेगा नर या मादा संतान का? ठीक है, तो देखो महिलाएं केवल एक प्रकार के युग्मक का उत्पादन कर सकती हैं जो कि क्या है, एक्स है, जबकि नर 2 प्रकार के युग्मक का उत्पन्न कर सकता है जो कि एक्स और वाई होते हैं, ठीक है। तो एक बच्चे को हमेशा एक्स गुणसूत्र मिलता है अपनी माँ की तरफ से, लेकिन जो बच्चे का लिंग पिता से मिले गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है जो उसको विरासत में मिला है। तो एक बच्चा जो अपने पिता से एक एक्स गुणसूत्र प्राप्त करता है वह एक क्या होगी, लड़की होगी। अगर दोनों की, क्योंकि जो मेल है, महिला है, वो तो सिर्फ एक्स ही उत्पन्न कर सकती है, तो और उस पे जो पुरुष है उसके पास दोनों होते हैं एक्स वाई, तो महिला का भी एक्स है लेकिन पुरुष का भी एक्स ही हो गया, तो एक्स एक्स हो गई तो क्या होगा, लड़की होगी। और अगर वाई गुणसूत्र प्राप्त होता है तो क्या होगा, लड़का होगा। तो इस प्रकार एक बच्चे का जो लिंग है केवल पिता द्वारा योगदान किए गए शुक्राणु पर निर्भर होता है, ना कि माँ द्वारा योगदान किए गए अंड पर। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो सारा सिस्टम वो किस पर डिपेंड करता है, पुरुष पर डिपेंड करता है, ना कि महिला पर, ठीक है। तो अथवा जो मादा है बच्चे होने की संभावना कितनी कितनी होगी, 50-50%। क्लियर? ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। अब देखो प्रश्न नंबर 3 क्या है। एमिनोसेंटेसिस जन्म से पहले बच्चे के लिंग का निर्धारण करने की एक तकनीक है। यह तकनीक हमारे देश में प्रतिबंध क्यों है? हमारे यहाँ पर बैन है ना कि लड़का या लड़की पता नहीं कर सकते हम पहले, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो इसका दुरुपयोग है भ्रूण के लिंग का पता लगाने के लिए किया जाता है, जिससे कन्या भ्रूण हत्या होती है। इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाने से अवांछित लोग को रोकने का लाभ समाप्त होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। लिंग हमेशा आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है, क्या आप कथन से सहमत है? एक उदाहरण देकर औचित्य सिद्ध कीजिए। देखो कुछ जानवर होते हैं जैसे गूंगा भी लिंग बदल सकते हैं, तो ये दर्शाता है कि लिंग हमेशा आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। क्लियर? अब देखिए आखिरी प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 5। देखो पहले जो 4 प्रश्न है वो हम कर चुके हैं, नीचे भी हमने किए थे। 5वां प्रश्न देखो, ठीक है। एक मिनट, देखो यहाँ से ना, ये क्या है, मादा की है एक्स एक्स, और ये क्या है, नर की है एक्स और वाई, ठीक है। तो यहाँ से एक्स और एक्स से भी क्या होगा, मादा, ठीक है। और यहाँ से भी मादा ही होगा एक्स एक्स से, यहाँ पे एक्स वाई से नर, और यहाँ से एक्स वाई से नर, ठीक है। सो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर, ये आपको जो रेड से लिखा हुआ ना, बस ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ था, ये फिल करना था बस क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। तो ये 5 प्रश्न आपको दिए गए थे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय।